हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। मेरा नाम है सी ए आयुष जैन। और आज हम लोग यहाँ पे जिस रीज़न के लिए मिल रहे हैं वो ये है, जो कि मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, कि जो इस चैप्टर का नाम है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अच्छा, ये जो चैप्टर है ये हमारे सी ए फाउंडेशन के कोर्स में डाला हुआ है इंस्टीट्यूट ने। और ये हमारे लॉ सब्जेक्ट का सबसे पहला चैप्टर है। जैसे कि आप सब बच्चे जो कि ट्वेल्थ पास करके सीए ऑप्ट किए हो, सीए की इस जर्नी में जो कदम रखे हो, उनके लिए भी ये लॉ सब्जेक्ट सबसे पहला सब्जेक्ट है। मतलब पहली बार ज़िंदगी में ये सब्जेक्ट वो पढ़ने जा रहे हैं। उस पहले सब्जेक्ट का सबसे पहला चैप्टर जो इंस्टीट्यूट आपको पढ़ाना चाहता है वो है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता और मैं आप लोग को डायरेक्ट मेन मुद्दे पे आना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट का माइंडसेट क्या है इस चैप्टर के पीछे। पहला चीज़ जो मैं ये चैप्टर चालू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट ने आपके सीए करिकुलम में क्यों रखा है। ठीक है। तीसरा, और इस चैप्टर से आपको क्या समझ में आएगा, ये तीन चीज़ जान लेना हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि ये चैप्टर इंस्टीट्यूट ने अगर रखा भी तो सबसे पहले एक नंबर पे ही रखना। जैसे कि आप लोग सब देख पा रहे होगे, यहाँ पे देखिएगा, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, वाइट पर वाइट नहीं लिया। ये चैप्टर 1 है। ठीक है, इंस्टीट्यूट के हिसाब से ये चैप्टर 1 है। तो इंस्टीट्यूट ने ये चैप्टर 1 ही क्यों रखा, इसका बहुत बड़ा रीज़न है इसके पीछे का। ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट का मन किया तो इंस्टीट्यूट ने इसका चैप्टर 1 रख दिया उठा के। ठीक है, अब क्या रीज़न है वो समझना। देखो, मैं कोई बुकिश लैंग्वेज में नहीं जा रहा, मैं सबसे इजी तरीके से आपसे पूछता हूँ कि आप सब अभी बचपन से लेके अभी तक, ठीक है, सब लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ, कभी ना कोई गेम पक्का खेलते होगे। चलो ठीक है। अच्छा, अब मेरी आप लोग से बात तो नहीं हो पा रही और ना किसी की आवाज़ आ रही है, तो मैं ये मानता हूँ कि सब ने, ठीक है, चेस जरूर खेला होगा। क्या सबने चेस जरूर खेला होगा? तो एक चेस गेम कैसा होता है, किसी को आइडिया है? ये चेस बोर्ड है, यहाँ एक प्लेयर रहता है और यहाँ दूसरा प्लेयर रहता है। ठीक है, ये अगर ब्लैक लेता है तो ये वाइट लेता है, राइट। पहला चीज़। दूसरा चीज़, यहाँ पे जो हॉर्स होता है, ठीक है, वो 2.5 कदम चलेगा, ये होता है। जो कैमल होता है, जिसे ऊँट बोलते हैं हम हिंदी में, वो टेढ़ा चलता है ऐसे करके। ठीक है, हाथी जो होता है जिसे एलिफेंट बोलते हैं हम, ठीक है, वो क्या करता है, वो मतलब ऐसे चलेगा या तो सीधा या ऐसे चलेगा, है ना। रानी भैया, रानी एज ऑलवेज रानी है, वो कहीं पे भी चल सकती है ना। तो चेस में कुछ नियम है कि ये पर्टिकुलर सिपाही या ये पर्टिकुलर जो वो है उसके चेस के प्लेयर्स, वो इतने ही कदम चलेंगे, है ना। तो ये नियम अगर नहीं होते तो क्या आप कभी चेस खेल पाते, बताओ। अगर हमें ये नहीं बताया जाता कि जो सिपाही होते हैं वो पहला 1 कदम ही चल सकते हैं, ठीक है, तो क्या हम चेस खेल पाते कभी? तब तो फिर आप बोलते हैं, मतलब आप मतलब ये, और ये कौन, मैं। आप बोलते भैया मेरा सिपाही 4 कदम चलेगा तेरे को मारने, मैं बोलूँगा अच्छा, तो मेरा सिपाही तो पूरा ही जाके तेरे राजा को मार दिया। अगर यहाँ पे चेस के नियम पहले से नहीं बताए गए होते तो हम कुछ ऐसा ही कर रहे होते। सही या गलत? सही है ना। सब एग्री करोगे मेरे संग यहाँ पे। और जिसको चेस नहीं आता वो भैया ऐसा मत सोचना कि कुछ बहुत भारी भरकम तो है नहीं। जो मैंने बताया वो बस एक एग्जाम्पल है प्रैक्टिकल लाइफ का, जिससे आपको समझ में आए। सिंपल, मेरा मेन मोटिव इस एग्जाम्पल को लेने का क्या था कि जो गेम हम खेल रहे हैं, ठीक है, उसके खेलने के कुछ नियम होते हैं, वरना हम गेम खेल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों में बहुत लड़ाई झगड़े होंगे कि नहीं ये नियम ऐसे होगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, नहीं ये नियम जो तू बोल रहा है वो सही है। चलो ये तो हो गया चेस का बात, हो सकता है किसी को समझ नहीं आया। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते जो कि मैं पक्का पक्का कह सकता हूँ कि आप सब ने ये एग्जाम्पल कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अपने लाइफ में देखा होगा। समझो आप गाड़ी चला रहे हो, बी इट बाइक, बी इट कार, और एनीथिंग जो आपको समझ में आता हो, ठीक है। और रास्ते में कोई ट्रैफिक सिग्नल ही ना हो, रास्ते में कोई ट्रैफिक सिग्नल ही ना हो, ठीक है, तो क्या होगा?
तो फिर आप अपनी मर्जी से गाड़ी चलाओगे। आप भैया लाल पे भी गाड़ी चलाओगे, आप ऑरेंज पे भी चलाओगे, आप ग्रीन पे भी चलाओगे, यही मतलब हुआ ना। अगर ट्रैफिक सिग्नल नहीं होते तो किसको पता होता कि लाल मतलब स्टॉप, ग्रीन मतलब चलो निकले, ऐसा होता ना। तो मतलब एक गाड़ी चलाने के भी नियम तय किए गए हैं, और अगर ये तय नहीं होते तो बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते। समझ में आया? तो मतलब हर चीज़ के एक कोई नियम होते हैं, और उस नियम का हम लोग क्या करते हैं, पालन करते हैं। समझे? हर चीज़ के कुछ ना कुछ नियम होते हैं, और उस नियम का हम लोग क्या करते हैं, पालन करते हैं। समझ में आया यहाँ तक? तो उसी तरीके से ये मान के चलिए, जिस सोसाइटी में हम लोग जी रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारी सोसाइटी है, इस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, हम लोग इस सोसाइटी में जो रह रहे हैं, यहाँ पे भी जीने के लिए बहुत सारे नियम, जैसे हम लोग लॉ बोलते हैं, जैसे हम लोग रूल्स बोलते हैं, वो बनाए गए हैं, जिससे कि हम लोग को पता रहे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और ये सिर्फ सोसाइटी में ही नहीं, ये हर एक बिजनेस के लिए भी बहुत सारे नियम हैं, और इकोनॉमी को एज अ होल चलाने के लिए भी बहुत सारे नियम बताए गए हैं। समझ में आए हैं यहाँ तक? तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ अब। अच्छा, ये जो पेज है ना, ये हम लोग एक बार जब पूरा चैप्टर कवर कर लेगा, तब हम इस पे वापस लौट के आएंगे और देखेंगे कि क्या हमने इसमें से कुछ मिस किया या नहीं किया, या कुछ कवर किया या नहीं किया। ठीक है, अभी के लिए आप इधर देखो, अभी के लिए आप जो मैं पेज दिखा रहा हूँ सिर्फ उधर ही फोकस रखो। तो समझो, सबसे पहले, ठीक है, हम लोग को यहाँ पे इंट्रोडक्शन समझना है ना, जो कि मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया भी है, बट अभी जो मैं बताऊंगा, जो मैंने बताया वो मैंने दो एग्जांपल लिए थे, एक चेस का और एक ट्रैफिक सिग्नल का, जिससे कि आप लोग को समझ में आए कि हर चीज़ के कोई निर्धारित, मतलब पहले से प्री डिटरमाइंड लॉज होते हैं, जिसके फॉलो करके हम लोग आगे या तो कोई गेम खेलते हैं या तो गाड़ी चलाते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट होने से बचे और जिससे कि चीटिंग होने से बचे, मतलब जो फेयर गेम हो वो हो सके। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, मैं आपको पहले इस चैप्टर का आउटलाइन दे देता हूँ कि हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं। आउटलाइन क्या है यहाँ का? पहले हम लोग समझेंगे व्हाट लॉ मीन्स। पहले हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे कि लॉ का मतलब क्या होता है। जब हमें ये एक बार समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि कहाँ से लॉ आया है, वेयर लॉ कम्स फ्रॉम। जब हमें ये समझ में आ जाए कि लॉ क्या होता है, तो हम लोग समझेंगे कि भैया लॉ को पैदा किसने किया। ठीक है, और जब लॉ मतलब लॉ को पैदा किसने किया, ठीक है, और उसके बाद में जब हम लोग बोलेंगे कि भैया लॉ को पैदा किसने किया, तो हम लोग बोलेंगे कि लॉ पैदा कैसे होता है, मतलब हाउ लॉज आर मेड। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि अब लॉ एक बार बना दिया गया तो लॉ को पूरे इंडिया में लागू कैसे करते हैं, कौन इसको लागू करता है, हु। और लागू को हम लोग लॉ के टर्म में बोलते हैं हु इन्फोर्स। देन मतलब इन, देन मतलब लॉ इन इंडिया, हु इन्फोर्स देम इन इंडिया। समझ में आया? फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें different types of law, different types of laws, और फिर अंत में आखिरी में हम लोग समझेंगे कि रोल ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज। समझ में आया? चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है ये समझ में आया? मैं वापस बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भैया लॉ क्या होता है,
और जब हमें एक बार ये समझ में आ जाएगा कि लॉ क्या होता है, तो हम लोग समझेंगे कि लॉ आता कहाँ से है। ठीक है, जब हमें ये समझ में आ गया कि लॉ क्या होता है, लॉ आता कहाँ से है, तो हम लोग समझेंगे कि लॉ बनाया कैसे जाता है। ठीक है, जब हमें ये भी समझ में आया कि लॉ का मतलब क्या होता है, लॉ आता कहाँ से और लॉ को बनाया कैसे जाता है, तो हम लोग समझेंगे कि बना तो दिया, मगर अब उसको इन्फोर्स कैसे किया जाता है, उसको लागू कैसे किया जाता है। ठीक है, और जब हमें ये भी समझ में आ जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि कितने प्रकार के लॉज होते हैं, और लॉज के प्रकार समझने के बाद हम लोग समझेंगे कि गवर्नमेंट बॉडीज का रोल क्या है उसमें। समझ में आया यहाँ तक सबको? मैंने ये आप लोग को चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया है, आउटलाइन दे दिया है। ठीक है, ये अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आया तो मैं आप लोग को यहाँ दूसरी चीज़ समझाता हूँ। क्या मैं इसको रब कर दूँ? चलो कर देते हैं। ठीक है, और बताओ, रब कर रहा हूँ तब तक बताइए यार, थोड़े कमेंट समेंट करिए, तब समझ में आए मेरे को कि आप लोग को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और जितनी कमेंट यार आप लोग करोगे या फीडबैक दोगे ना मेरे को, चाहे तो अच्छे बुरे जो करने करो यार, मेरे को ना अच्छा लगेगा आप लोग के फीडबैक देख के। ठीक है, चलो फिर से अब हम लोग समझते हैं। अच्छा, वापस मैं अभी एक बार चैप्टर में आने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप में अभी जो जो ये लेक्चर मेरा देख रहा है ना, वो भी सोच रहा होगा कि भैया क्या मैं गलत क्लास में तो नहीं आ गया, क्या मैं गलत क्लास में तो नहीं आ गया, मैं सीएस तो चूज़ नहीं किया था, तो भैया मुझे लॉ क्यों पढ़ाया जा रहा है, मैं एडवोकेट की पढ़ाई तो नहीं कर रहा था, मैं एलएलबी तो नहीं कर रहा था, एलएलएम तो नहीं कर रहा था, तो लॉ क्यों पढ़ाया जा रहा है। वेरी गुड क्वेश्चन। तो अभी आप लोग क्या सोच रहे हो, देखो मैं आप लोग की मन की बात समझ गया कि हम लोग क्यों पढ़े लॉ एज फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट। कि आप लोग सब लोग बोल रहे हो चिल्ला चिल्ला के, आप लोग के दिल से बहुत तेज तेज आवाज़ें आ रही है कि भाई आयुष ये तो बता कि तू है कौन, नहीं ये तो बता कि तू लॉ क्यों पढ़ा रहा है हमें, हम सीए बनने वाले, हमें टैक्स पढ़ा, हमें अकाउंट्स पढ़ा, हमें ऑडिट पढ़ा, तू लॉ क्यों पढ़ा रहा है ना। वेरी गुड, आप लोग यार क्वेश्चंस तो अच्छे करते हो, अब सोच में पड़ गया मैं इसका क्या जवाब दूँ। तो आप लोग ये समझो, एज बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, एज अ चार्टेड अकाउंटेंट, जब आप एक बार चार्टेड अकाउंटेंट बन जाओगे ना, तो आप किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहे होगे या फिर आप खुद की फर्म डाले होगे, खुद की प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो आप पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगे अपने क्लाइंट के लिए और अपने उस कंपनी के बॉसेस के लिए। जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आएगा आपके वर्क प्लेस में तो वो आपसे पूछेंगे। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक सबसे इजी एग्जांपल क्या होता है आप लोग को, चलो समझो। ठीक है, अगर अगर कोई कंपनी लिस्टिंग होना चाहती है, आजकल आईपीओ का दौर चल ही रहा है, खूब तेजी से जोरों से शोरों से, है ना। तो कोई भी कंपनी अगर लिस्ट होना चाहती है, तो वो अगर आपसे आके पूछती है कि सीए साहब मैं अपनी कंपनी को लिस्टिंग करना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरी मदद कर पाओगे और बता पाओगे क्या कि मेरी कंपनी लिस्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। अब ये चीज़ आप उनको कैसे बता पाओगे कि आप अपनी कंपनी लिस्ट कर पाओगे या नहीं, अगर आपने कंपनीज एक्ट कंपनीज एक्ट पढ़ा हुआ है तो आप बता पाओगे। ठीक है, अगर आपने कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा है तो ही आप इस क्वेश्चन को डील कर पाओगे अपने वर्क प्लेस पे, वरना आपसे जब वो क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बोलोगे कि भैया ये क्वेश्चन तो आप सीएस वालों से पूछ लो। और अच्छा, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जब आपसे कोई पूछेगा तो वो आपसे पूरा काम नहीं करवा रहा है उस चीज़ का, क्योंकि आप एक चार्टेड अकाउंटेंट हो। ठीक है, मगर आपको इतनी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कि हाँ, जिससे कि आप थोड़े से कंपनी को समझ सको। समझ में आ रहा है आप लोग को? अच्छा, एक और एग्जांपल बताऊं, लॉ को क्यों पढ़ना जरूरी है। बहुत अच्छा एग्जांपल याद आया मेरे को अभी अभी। ठीक है, आप क्या बन गए, सीए। अब आप क्या करोगे, मस्त मजे से साइन करोगे, किस पे, बैलेंस शीट पे करोगे। अच्छा, इसको बैलेंस शीट नहीं बोल के मैं बोलता हूँ
आप साइन करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, करोगे। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? बैलेंस शीट होता है इसमें P&L होता है। एक बार मैं इतना ही ले रहा हूँ जो बच्चा चीज़ समझ में आए, होता है। तो आप सीए बन के साइन करोगे बैलेंस शीट, मतलब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में बहुत चीज़ आती है, जिसमें से दो चीज़ मैं अभी खाली ले रहा हूँ मोटा मोटा, एक बैलेंस शीट और एक P&L। समझ में आया? अच्छा, ये बैलेंस शीट और P&L कैसे बनता है? ये बनता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर आपको ये पता ही नहीं है कि कंपनीज एक्ट 2013 में क्या बोला जाता है, क्या डेप्रिसिएशन के लिए बोला जाता है, क्या उसके लिए ऑडिटर के लिए बोला जाता है, क्या नियम है कंपनीज एक्ट 2013 में ऑडिटर के क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के, तो आप बता ही कैसे पाओगे कि भैया बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंट कर भी रहा है या नहीं? समझ में आया यहाँ तक? होप सो सबको समझ में आया। देखो यार, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ जो कि आप सबको ना बहुत इजीली समझ में आ जाए। अगर किसी को नहीं आ रहा हूँ ना तो भी बताना, मैं फिर नेक्स्ट क्लास में जब इसका दूसरा पार्ट अपलोड करूँगा ना, तब मैं इजी और एग्जांपल लेने की ट्राई करूँगा। समझ में आया यहाँ तक? तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखूँ एक बार कि CA मस्ट हैव, पूरा नॉलेज क्या नहीं, बेसिक नॉलेज बोल लो या अंडरस्टैंडिंग बोल लो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। CA must have basic understanding of legal principles so that he can advise management and client on legal matters। अच्छा, 1 मिनट देना, मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग चालू तो है ना। चलो, तो समझ में आया? जो आप में से कुछ बच्चे बोल रहे थे कि भैया हम चार्टेड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, हमें क्यों लॉ पढ़ाया जा रहा है, तो इसका मैंने आपको 2 एग्जांपल देके बताया कि क्यों पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आपके पास में एक वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, वो बेसिक नॉलेज हो लीगल मैटर्स पे, जब कभी भी आपके मैनेजमेंट आपसे आके कोई सवाल जवाब करे। समझ में आया यहाँ तक? चलो, वेल एंड गुड, ठीक है। ये एक बार ना मैं यहाँ पे आपको बुक में लेके आता हूँ। अभी आपको लग रहा होगा ज्ञानबाजी चल रही है, इसीलिए मैं आपको यहाँ बुक पे लेके आता हूँ। ये वाला को टिक किया हमने, तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग लाइन टू लाइन। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू आर स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट कॉल्ड लॉ? अरे, ये तो आप लोग के मन की बात इसमें बुक में लिख दिया। चलो, मैं ही नहीं, ICAI भी आपकी मन की बात समझ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या लिखा है? इज इट ओनली बिकॉज it has been prescribed in the syllabus, or it is because you will need this knowledge as a member of the Institute of Chartered Accountant of India? क्या बोला है इस लाइन में? समझ में आया किसी को कि हम ये सब्जेक्ट लॉ पढ़ ही क्यों रहे हैं? ठीक है, और क्यों इसमें ICAI भी बोल रहे हैं क्या इसीलिए बच्चे सोच रहे हैं क्या इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमें सब्जेक्ट में दिया हुआ है सिलेबस में हमारे, या फिर हमें नॉलेज चाहिए होगी जब हम लोग CA बन जाएंगे? तो मैंने इसका आंसर आपको 2 एग्जाम्पल से समझा दिया है। तो ये वाला जो पॉइंट है, अच्छा आप लोग थोड़ा हो सके ना तो रनिंग नोट्स बनाना। तो ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ कवर किया है ये, ठीक है। वाई टू स्टडी लॉ एज अ चार्टेड अकाउंटेंट, समझ में आया? तो अवेयरनेस ऑफ लॉ इज एसेंशियल, यहाँ वाले पे आते हैं। अवेयरनेस ऑफ लॉ इज एसेंशियल टू बिकम अ फुली फ्लेज्ड चार्टेड अकाउंटेंट। This is because a chartered accountant is the first level of contact on any legal matters. So we should possess knowledge of law so that we can advise our management and client on legal matters at a basic or threshold level. ठीक है। अच्छा, ये जो मैं यहाँ पे बोल रहा था, एक बार इस पूरे को मार्क कर लो, और ये यहाँ से आ गया। समझ में आ रहा है किसी को? ये जो मैंने लिखवाया वो यही है क्रक्स। समझ में आया? चलो, the purpose of a regulatory framework is to provide a set of uniform rules and regulation that will govern the conduct of people interacting with each other in personal as well as business
रिलेशनशिप। कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ, मैंने समझाया ही नहीं है। मैं समझाया नहीं तो तुम्हें समझ ही नहीं आया, मैं समझाऊंगा नहीं तो तुम समझोगे ही नहीं। बकवास कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, एक बार अब कर रहा हूँ तो कुछ बोलना था मेरे को, मैं सोचा रिवाइज करवाने से ज़्यादा अच्छा है बकवास कर लूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि रिवाइज ही करवा देता हूँ। तो अभी हमने ये दो पहले पहले पैराग्राफ में क्यों क्या पढ़ा कि हम सीए बनने जा रहे हैं, तो हमें सीए बनने में लॉ की क्या नॉलेज है, इसलिए लॉ की क्यों पढ़ाया जा रहा है, लॉ सब्जेक्ट ही क्यों है हमारे पास, इसलिए क्योंकि हमारे सिलेबस में है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। नहीं, आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहते हो मैनेजमेंट के लिए, इसलिए आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए लीगल मैटर्स का, जिससे कि आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कर सको, कोई अगर उन्हें लीगल इश्यूज फेस हो रहे हो तो। समझ में आया यहाँ तक? दूसरा चीज़ कि ये जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसका पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ रेगुलेटरी, मैं फ्रेमवर्क को FRW बोल रहा हूँ, ठीक है। पर्पस ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, समझ में आया कि इसका पर्पस क्या है? समझो, पर्पस कुछ नहीं है। मैंने जो आपको चेस का एग्जांपल दिया था, मैंने जो आपको ट्रैफिक सिग्नल का एग्जांपल दिया था, बस वही याद करो कि अगर कोई प्री डिफाइंड प्री डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो जो भी जिसके दिल में आएगा वो वही करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एक यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशंस को पहले ही डिफाइन कर देते हैं, जिससे कि जो जिससे कि हम लोग जो कंडक्ट होता है पीपल का वो गवर्न कर सके, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर चेस में ये नहीं बताया गया होता कि घोड़ा कितना कदम चलेगा, हाथी कितना कदम चलेगा, तो आज आप बोलते कि सर तेरे राजा को तो मैं मार के रहूंगा, इसलिए मेरा हाथी सीधा उल्टा राइट बाय सब चलेगा रानी की जैसे, ठीक है। और मैं बोलता कि मेरा तो उड़ के तेरे राजा को मार देगा। तो ये सब अवॉइड करने के लिए, एक कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए बिटवीन पब्लिक, बिटवीन पीपल, बिटवीन बिजनेसेस, बिटवीन बिजनेसमैन, तो हम लोग एक कंडक्ट हम लोग पहले ही प्री डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए बनाया गया। तो इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पर्पस यही है कि एक यूनिफॉर्म लॉज एंड रेगुलेशन को पहले ही बना दो, जिससे कि फ्यूचर में कोई कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हो। तो देखो, मैं इसको अगर बोलना चाहूँ तो मैं ये बोलूँ कि पर्पस उसका यही है कि इट इज अ सिस्टम of uniform rules and रेगुलेशन, कि ये एक यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन का सिस्टम है। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, सबके लिए एक समान। आज चेस का रूल, वापस मैं बार बार चेस का ही एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी एग्जांपल है जो सबको समझ में आएगा। चेस का एग्जांपल में हम लोग को समझ में आता है कि घोड़ा यूनिवर्सली 2.5 कदम चल रहा है। आज इंडिया में चेस खेल रहे हो तो भी 2.5 कदम चलेगा, यूएस में खेल रहे हो तो भी, और पाकिस्तान में खेल रहे हो तो कितने भी कदम चल सकता है, ठीक है। ये डिफाइन कर देता है यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि क्या करता है, अगर ये लोग डिफाइन कर देते तो उससे क्या होता है, जो कि गवर्न करता है, दैट गवर्न्स कंडक्ट ऑफ पीपल इन देयर पर्सनल एंड बिजनेस समझ में आया? इससे क्या होता है, ये एक और चीज़ समझना, ये कंडक्ट वगैरह बताने से क्या हो जा रहा है हमारा, ये यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करने से क्या होता है कि एक हम फेयरनेस डेवलप करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि एक जो गेम होता है वो फेयरली प्ले हो जाता है ना। चेस का रूल्स अगर सबको पता हो पहले से, तो हम बोलते हैं दिस फ्रेमवर्क हेल्प्स टू maintain order and fairness
within society and the market प्लीज। समझ में आया? चलो अब पढ़ के देखते हैं हम जो पहले पढ़ रहे थे कि हमें कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। द पर्पस ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पर्पस ही समझा रहा है ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन। जो मैंने बताया कि सेट ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है जो कि गवर्न करता है कंडक्ट ऑफ पीपल इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इन पर्सनल एज वेल एज बिजनेस रिलेशनशिप। समझ में आया कि ये डिफाइन करता है यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन, जिससे कि उस यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में जो इंटरेक्ट करते हैं पर्सनल लाइफ में या बिजनेस रिलेशनशिप में, वहाँ पे वो फॉलो करके अपने जो डीलिंग्स हैं, अपनी जो जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसको फेयरली हम लोग क्या कर सके, एक्सरसाइज कर सके। समझ में आया? अच्छा, ये वाला चीज़ के लिए आप लोग रेफर करोगे ये चीज़। समझ में आया? अभी हम आते हैं, थोड़ा स्लो चल रहा हूँ मुझे पता है, बट देखो बेस्ट है हमारे लिए यही, ये समझ में आना चाहिए आप लोग को। चलो अब हम आते हैं यहाँ पे हमारे एक बार अब कर लेते हैं। चलो अब हम लोग समझते हैं कि क्या समझते हैं हम। अच्छा पहले ये बताओ, क्या लॉ अभी अभी आए हैं? मतलब क्या इंडिया आज़ाद होने से पहले कोई नियम नहीं थे, कोई कानून नहीं थे, किसी चीज़ को फेयरली डील नहीं किया जाता था? क्या कोई चीज़ हम लोग उस तरीके से मतलब एक यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम नहीं थे? तो क्या लगता है आप लोग को कुछ थे या नहीं थे? कुछ बोल रहे होगे हाँ, कुछ बोल रहे होगे ना, कुछ बोल रहे होगे ब्रिटिश ने भी नियम बनाए थे, कुछ बोल रहे होगे कि हाँ मतलब ब्रिटिश ने जो बनाए थे वो तो अबेंडन हो गए होंगे फिर भी बने होंगे। मतलब बहुत कुछ थॉट आ रहे होंगे। तो मैं सिर्फ ब्रिटिश रूल से पहले नहीं, मैं ब्रिटिश रूल का ही नहीं, मैं ब्रिटिश रूल से पहले का भी बात कर रहा हूँ। जब आदि मानव मतलब वो क्या बोलते हैं उसको 1950 ए सी बी सी इन सब की बात कर रहा हूँ। क्या मैं बात कर रहा हूँ किसका? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ। मैं एक बात बताऊँ इसका, लॉ एग्जिस्ट करता था, लॉ एग्जिस्ट करता था फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। क्यों करता था वो? उसका भी उधर ही एक ही मुख्य उद्देश्य था, टू रेगुलेट सोसाइटी। समझ में आ रहा है किसी को कि लॉ अभी से नहीं, एंशियंट पुराने काल से चलते आया है जिससे कि वो रेगुलेट कर सके एक सोसाइटी को। अच्छा अब कोई बोल रहा होगा कि भैया कौन से लॉ की बात कर रहा है तू, तू देखने गया था कि करता था या नहीं? नहीं भाई मैं देखने तो नहीं गया था, बट आप लोग की किताबों में और आप लोग के यूट्यूब वगैरह पे बहुत जगह पे बताया गया है, तो उनमें से दो का मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ। पहला, कोड ऑफ हम्मुराबी। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो तो बुक से एक बार चेक कर लेना। ये 1792 से लेके 1758 बीसी तक था।
रूल किया था। मैं समझाऊंगा, अभी मैं खाली लिखा हूँ, ठीक है, समझना। तो मैंने क्या कहा कि नियम कानून अभी के नहीं, अभी से भी पहले से है। अभी से भी पहले से मतलब अभी से भी पहले मतलब एंशिएंट टाइम से है। और एंशिएंट टाइम में कौन से दो कानून आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल बात कर रहा है? एक कोड ऑफ हम्मुराबी। अभी हम्मुराबी मतलब क्या हुआ समझना, ठीक है। एक समझ लो गाँव ही समझ लो, एक बेबीलोन बोल के गाँव था, ठीक है। उसका राजा का नाम था हम्मुराबी। क्या था? हम्मुराबी। एक बेबीलोन बोल के राजा था, ठीक है। एक बेबीलोन बोल के राजा नहीं, एक बेबीलोन बोल के गाँव था। उसका राजा का नाम था कोड ऑफ हम्मुराबी। अब जब वो अपने राज के मतलब राजयोग में आया, मतलब जब वो रूलिंग पावर में आया, ठीक है, तो उसने क्या नियम बनाया? उसने ये नियम बनाया कि मेरे जो नागरिक है, मतलब मेरे जो प्रजा है, मतलब जो पीपल, उसके जो सिटीजन्स थे, तो उनको अपने नियम कानून पता होना चाहिए, उनको अपने राइट एंड रॉन्ग्स पता होना चाहिए, उनको डिस्टिंग्विश कर पाए कि क्या सही है क्या गलत, क्या उनके साथ गलत हो रहा है या नहीं, इसका पता चल सके। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक फर्स्ट रिटन लॉ बनाया। उन्होंने क्या किया? फर्स्ट रिटन लॉ बनाया, फर्स्ट रिटन लॉ। और वो लॉ कैसे बनाया उन्होंने? क्या कॉपी किताब में लिख के जैसे अभी हम लोग लिख रहे हैं वैसे नहीं, उन्होंने पत्थरों में इनग्रेव्ड करके बनाया, कि पत्थरों पे लिखा हो उसको, इनग्रेव्ड ऑन स्टोन्स, स्टोन स्लैब्स। उन्होंने ये किस पे किया? पत्थरों पे चिन चिन के मतलब इनग्रेव करके। क्या किया, जब वो सारे पत्थरों पे उन्होंने जब पूरा लॉ लिख दिया, तो क्या किया, उन सारे पत्थरों को पब्लिक के बीच में रख दिया, जिससे कि पब्लिक उसको पढ़ सके और अपने राइट एंड ड्यूटीज समझ सके। एंड प्लेस्ड अराउंड द सोसाइटी, टू इनग्रेव, टू एंड प्लेस अराउंड द सोसाइटी, या सोसाइटी नहीं बोल के हम लोग इसको क्या करते हैं, एंड प्लेस अराउंड द सिटी बोल देते हैं। सो एवरीवन न्यू द लॉ, जिससे कि उन्हें समझ में आए लॉ क्या है। अच्छा, इसके साथ साथ उसने क्या किया था, उसने जजेस भी अपॉइंट कर दिए थे कि भैया जो मैंने इतनी मेहनत की है, जो मैंने सबसे पहला कानून बनाया, वो भी पत्थरों पे चिन चिन के मतलब इनग्रेव करके, और उसको इतनी मेहनत करके भारी भारी पत्थरों को धो के अपने सर पे कंधे पे मैंने पब्लिक के बीच में रखा, जिससे पब्लिक पढ़ के समझ सके कि क्या उनका राइट एंड ड्यूटीज़ है ना। तो ये अब वो फॉलो हो भी नहीं रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए उसने क्या किया, जजेस अपॉइंट कर दिए, क्योंकि चेक करते थे कि लॉ फॉलो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अभी हम ये समझते हैं, अवेयरनेस ऑफ द लॉ इज एसेंशियल टू बिकम ये सॉरी डाउन द एजेस mankind has evolved from a hunter gatherer society through agriculture and industrial revolution to a complex social framework. Throughout this journey, we have always needed laws and regulation to guide us on the right course of conduct, as well as on the identify the violation and punish them. ये सब बकवास बातें थी, समझ में आया? बस इसका यही कहने का मतलब था कि एंशिएंट टाइम से लॉ बने हुए थे। इफ़ यू टॉक अबाउट द एंशिएंट लॉ, इसको काट ही दो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, कोड ऑफ हम्मुराबी, ठीक है, मैंने सही लिखा है स्पेलिंग, ठीक है। कोड ऑफ हम्मुराबी को माना जाता है कि ओल्डेस्ट रिटन लॉ है, ओल्डेस्ट रिटन लॉ। और किंग हम्मुराबी, मैंने बताया ना, एक किंग हम्मुराबी था, जो कि कहाँ का राजा था? बेबीलोन गाँव के राजा था। कब से कब तक था? 1792 बीसी से 1758 बीसी। उसने क्या किया इस दौरान? उसने बल्कि स्टोन्स पे लॉ को लिख दिया और उसको प्लेस कर दिया था कहाँ पे? डिफरेंट अलग अलग जगहों पे पब्लिक के बीच में, जिससे कि उन्हें उसके नियम कानून पता चल सके जो उसने बनाया। और उसने फिर जजेस को भी अपॉइंट कर दिया था उसको चेक करने के लिए। देखो यही बात यहाँ लिखी हुई है, समझ में आया? तो भैया आप लोग ये नोट्स बना रहे हो तो बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको पढ़ने के लिए एक दिन एग्ज़ाम से पहले। समझ में आया? अच्छा,
और आप लोग का बुक में एक और लॉ की बात यहाँ पे लोग बात करते हैं, जिसे हम लोग नाम देते हैं 12 टेबल्स। हम लोग जिसको क्या बोलते हैं 12 टेबल्स। ये रोम रोम में बनाया हुआ था 450 बीसी में। तो इसमें भी क्या किया गया था, इसमें भी कुछ ऐसा ही किया गया था जो हम्मुराबी ने किया था। जैसे कि इसमें भी जो लॉ है ना, उसको लॉ को क्या किया गया था, जो ब्रॉन्ज के टैबलेट होते हैं, मतलब ब्रॉन्ज टैबलेट, उस पे किया गया था इनग्रेव। ठीक है, लॉ उसने पत्थरों पे किया था, इसने भी ब्रॉन्ज के टैबलेट पे कर दिया। मतलब क्या अलग किया, कॉपी कर दिया उसको, बस ब्रॉन्ज पे कर दिया। लॉ engraved on bronze tablets। ठीक है, और ये माना जाता है कि ये रोम का सबसे पहला डिटेल्ड लॉ है। क्या है, रोम का सबसे पहला डिटेल्ड लॉ। और इस लॉ को समय के साथ चेंज भी और अमेंड भी किया गया था। दे वर अमेंडेड ओवर टाइम्स। समझ में आया यहाँ तक? चलो देखते हैं 450 बीसी में क्या बोल रहा है, समझना। इन 450 BC set of law was engraved on 12 bronze tablet in Rome। मतलब 12, मैंने बोला ना 12 टेबल रोम बोला जाता है, क्यों? क्योंकि ये 12 ब्रॉन्ज टैबलेट पे इंग्रेव किया गया था। ठीक है, which is considered as first most detailed code of any of the civilization and called 12 tables। The purpose of these tables was to protect the right of the public and to provide remedy for wrongs। देखो यार, हर नियम का, जो भी नियम बनता है उसका मेन मोटिव यही होता है कि किसी के संग गलत होने से उसको बचाए, और अगर किसी के संग हो गया तो उसको रेमेडी दे उस गलत के अगेंस्ट में। ठीक है, all the citizens of Rome were supposed to have the knowledge of these tables। over the time many amendments were done in these law as per the requirement। ठीक है, अब जैसे आप लोग के जीएसटी में अमेंडमेंट आता है, वैसे उस 12 टेबल रूम्स के में भी हमारा अमेंडमेंट आता गया था समय समय के साथ। अच्छा, आज मैं ये क्लास को ना यहीं तक ही रख रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा रखता हूँ। पहला सेशन है हमारा यहाँ पे, जहाँ पे आप मेरे को सुन रहे हो, और जहाँ मैं आप लोग को सुन तो नहीं पा रहा, देख भी नहीं पा रहा, मगर मैं आप लोग के फीडबैक और कमेंट्स पक्का 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 कमेंट बॉक्स से पढ़ूंगा और सबको रिप्लाई करूंगा। तो प्लीज़ 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 आप अपना फीडबैक ना मुझे इस क्लास के देखने के एंड में बताइएगा। कुछ इम्प्रूवमेंट हो, कुछ नॉइस प्रॉब्लम हो, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम हो, या कुछ एग्जांपल और लेने से आपको लगे कि बेटर समझ में आएगा तो बताइएगा। मैं पूरा लॉ सिलेबस आप लोग के यूट्यूब पे डाल दूंगा, पूरा लॉ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, वो ये कि मेरे को आप अपना फीडबैक प्लीज़ प्लीज़ बताइएगा, शेयर करिएगा। नहीं बताओगे तो मैं समझ नहीं पाऊँगा, समझ नहीं पाया ना यार, तो फीलिंग करने में भी तो आगे जाके मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, चलो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, आगे की क्लास हम लोग बाद में देखेंगे। बाय, गुड नाइट।